क्या कोई महंगी पेंसिल आपके आर्टवर्क को सुंदर बना सकती है? अक्सर हमारे मन में इस टाइप का डाउट रहता है कि अगर हम महंगी पेंसिल्स का यूज़ करेंगे या महंगे टूल्स का यूज़ करेंगे तो हमारी ड्राइंग अच्छी दिख जाएगी। और यह होता है कि जब हमें सही गाइडेंस और सही क्लियरिटी नहीं होती तो हम इस टाइप की अपनी सोच बना लेते हैं कि अगर हम इस टाइप का मटेरियल यूज़ करेंगे तो उससे हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी दिखने लगेगी और हम अलग अलग टाइप के मटेरियल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श और मैं पिछले कुछ सालों से आर्ट के इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने जो कुछ लर्निंग सीखी हैं उनके बेस पर मैं ये कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ताकि जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं उन्हें सही गाइडेंस मिल सके और वह आर्ट की फील्ड में अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सकें। या आपने कभी इस चीज़ को सोचा है कि किसी भी आर्ट वर्क में क्या चीज़ें होती हैं जो एक आर्ट वर्क को बहुत सुंदर और खूबसूरत बनाती हैं? जब भी हम कोई आर्ट वर्क बनाते हैं तो हमारा मन डायरेक्ट उसमें शेडिंग करने का होता है। हम उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ड्राइंग पार्ट होता है उसको भूल जाते हैं। और किसी भी आर्ट वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ड्राइंग पार्ट, यानी कि उस आर्ट वर्क का कंस्ट्रक्शन, उसमें जो लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शंस, इस सब का जजमेंट और इनकी प्लेसमेंट सही होना। अगर हम कोई घर बना रहे हो उसमें अगर मकान की नींव ही ख़राब हो तो उसमें हम चाहे जितना पेंट कर लें, चाहे कुछ कर लें, वो मकान गिर सकता है। उसी तरह जब ड्राइंग हम बनाते हैं तो उस टाइम पे हमारी ड्राइंग कंस्ट्रक्शन पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी अगर हमारी शेडिंग में भी कोई थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती तो आर्ट वर्क ख़राब नहीं दिखता। लेकिन जब हम ड्राइंग पार्ट में ही मिस्टेक कर देते हैं और हम चाहे उसमें फिर चाहे जितनी शेडिंग दे लें, वह आर्ट वर्क अच्छा नहीं लगता और उस मिस्टेक को हम बाद में जब देखते हैं तो उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले ही उस पर इतनी वर्क कर चुके हैं कि उसको हम इजीली करेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी ड्राइंग पर काम करना है। किसी भी आर्ट वर्क में कंस्ट्रक्शन पार्ट यानी कि ड्राइंग पार्ट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वैल्यू की प्लेसमेंट। जब हम उस आर्ट वर्क को एक रियलिस्टिक लुक देना चाहते हैं, जब हमारे आर्ट वर्क में वैल्यूज़ की प्लेसमेंट परफेक्ट होती है, एकदम सही होती है, तो हमारा आर्ट वर्क नेचुरली रियलिस्टिक फील देता है। और अक्सर बिगिनर्स इसी स्टेज में गलती करते हैं। वैल्यूज़ हमारे आर्ट वर्क में लाइटनेस और डार्कनेस होती है, उसे बोलते हैं। और इस वर्ल्ड में करोड़ों वैल्यूज़ हैं जिनको हम अपने आर्ट वर्क में इजीली नहीं दिखा सकते। वैल्यूज़ को दिखाने के लिए हम एक वैल्यू स्केल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम 10 वैल्यूज़ को बनाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आर्ट वर्क में उन 10 वैल्यूज़ के अंदर अपने आर्ट वर्क में वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करते हैं। जब भी हम किसी आर्ट वर्क को बनाते हैं तो उस टाइम पे हम उसे 2D फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन 2D फॉर्म में बनाते हुए भी उसमें 3Dनेस कैसे दिखाएं, इस चीज़ में लाइटनेस और डार्कनेस हमें बहुत हेल्प करती है। लाइटनेस और डार्कनेस से ही किसी भी आर्ट वर्क में 3D फील आता है। और अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 3D फील लाने के लिए लाइटनेस और डार्कनेस में वैल्यूज़ की सही प्लेसमेंट होना। अक्सर बिगिनर्स ऐसी गलती करते हैं कि वह किसी भी पार्ट को एक्सट्रीम डार्कनेस दे देते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी होती नहीं है। और जब वह उससे भी डार्क पार्ट की तरफ जाते हैं तो वह फिर और ज़्यादा डार्क पेंसिल की तरफ सोचते हैं कि वह और भी ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ कैसे करें। और सेम चीज़ वह लाइट पार्ट के लिए करते हैं कि अगर कोई पार्ट ज़्यादा लाइट नहीं है तो उसे वह एक्सट्रीम वाइट कलर दे देते हैं। और फिर जब उसके बाद उनको हाईलाइट देना होता है तो किसी भी वाइट पेंट या वाइट मार्कर का यूज़ करते हैं। यही मिस्टेक उनके आर्ट वर्क का रियलिस्टिक लुक ख़त्म कर देती है। जब हम आर्ट वर्क बनाते हैं तो उस टाइम पे हम किसी भी रेफरेंस को कॉपी नहीं करते। उसमें एक आर्टिस्टिक फील लाने के लिए हमें बेसिक फंडामेंटल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसे एक आर्टिस्टिक लुक दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आँख है तो उसमें ये वाइट वाला एरिया है तो वह कम्प्लीटली वाइट नहीं होता, लेकिन जब हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वैल्यूज़ की तो हम उस एरिया को कम्प्लीटली वाइट छोड़ देते हैं, जिससे कि आँख का एक रियलिस्टिक लुक ख़त्म हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको वैल्यूज़ को फोकस करना है। इसलिए जब आप प्रॉपर सही तरीके से अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो उस टाइम पे आपको हर एक स्टेप को बहुत बारीकी से सिखाया जाता है, कि ताकि जब इन फ्यूचर आप अपने तरीके से काम करना चाहें तो आप उन सारी रूल्स को उनके बेस पर काम कर सकें और अच्छे रिज़ल्ट पाएँ। इसलिए आपको सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ब्लेंडिंग टूल्स। अक्सर एक क्वेश्चन जो बिगिनर्स के माइंड में यह भी आता है कि वह कौन से ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करे जिससे कि वह अच्छे से शेड कर सकें। तो कोई भी ब्लेंडिंग टूल आपकी ड्राइंग में शेडिंग में कोई हेल्प नहीं करता।
ब्लेंडिंग टूल का काम बस इतना है कि आप किस तरह का इफेक्ट अपने आर्ट वर्क में चाहते हैं, उस इफेक्ट को देने के लिए हम ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग आर्टिस्ट जैसा इफेक्ट पाना चाहते हैं वह उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टूल्स का यूज़ करते हैं। लाइक कोई ब्लेंडर्स का यूज़ करता है, कोई अपने उंगलियों का यूज़ करता है, कोई क्लॉथ का यूज़ कर सकता है, कोई टिश्यू का यूज़ करता है। इसी तरह अलग अलग टाइप से जिस टाइप का इफेक्ट वह पाना चाहता है उस टाइप के इफेक्ट को पाने के लिए वह अलग अलग टूल का यूज़ करता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले कोड चीज़ वही है कि हमें अपनी वैल्यूज़ की प्लेसमेंट सही देनी है। अगर हमारी वैल्यूज़ की प्लेसमेंट सही नहीं है तो हम उसमें कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज़ कर ले हमारा आर्ट वर्क सही नहीं दिखेगा। जैसे कि ये कुछ आर्ट वर्क मैंने बनाए हैं। ये आर्ट वर्क है, इसमें मैंने किसी भी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं किया है। मैंने इसको डायरेक्ट पेंसिल की हेल्प से बनाया है, लेकिन इसमें वैल्यूज़ की प्लेसमेंट सही है तो इसमें एक 3Dनेस है। और एक और आर्ट वर्क है, इसको भी मैंने पेंसिल की डायरेक्ट हेल्प से बनाया है और इसको मैंने लाइव ड्रॉ किया था। इसमें भी किसी भी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं किया है, बस डायरेक्ट मैंने पेंसिल की हेल्प से ही इसको ड्रॉ किया है और इसमें शेड किया है। जो इस चीज़ को हम क्लासिकल रियलिज्म बोलते हैं। जो पुराने ओल्ड मास्टर्स थे वह इसी टेक्निक का यूज़ करके अपने आर्ट वर्क्स बनाते थे जिसमें एक 3Dनेस फील होती है। ये एक और आर्ट वर्क है जिसे मैंने ब्लेंडर्स का यूज़ करके बनाया, क्योंकि मुझे उसमें एक स्मूथ लुक चाहिए था, स्मूथ इफेक्ट चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें ब्लेंडर्स का यूज़ किया। लेकिन इसमें वैल्यूज़ की प्लेसमेंट एकदम सही है, इसलिए उसमें एक रियलिस्टिक लुक आ रहा है। जब हम क्लासिकल रियलिज्म की तरफ बढ़ते हैं तो उस टाइम पे फ्लैट वैल्यू का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। या यूँ कहें कि जब हम शेडिंग करते हैं, अपने आर्ट वर्क में वैल्यूज़ देते हैं, तो उस टाइम पे फ्लैट वैल्यू का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे हमें अपने आर्ट वर्क की किसी भी एरिया की बेस वैल्यू पता चलती है। उसी के बाद हम उसमें लाइटनेस और डार्कनेस के अलग अलग वेरिएशंस ऐड करते हैं। इससे हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता है। फ्लैट वैल्यू हर पार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। इस चीज़ में हम उस एरिया को सेम वैल्यू देते हैं ताकि जब हम उसमें लाइटनेस और डार्कनेस ऐड करें तो उनमें कन्फ्यूज़न ना हो और जो लाइटनेस और डार्कनेस हो उसकी टोनल वैल्यू के अंदर ही रहे। नहीं तो कई बार हम किसी भी एरिया को बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम कैसे अपने फ्लैट वैल्यू को दे सकते हैं, हम फ्लैट वैल्यू के बारे में सीखेंगे कि कैसे हमें फ्लैट वैल्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम फ्लैट वैल्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे हमें अपनी पेंसिल की टिप को बहुत शार्प और लॉन्ग रखना है ताकि हम अच्छे से वैल्यूज़ दे सकें। हम कौन सी ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम बस अपने जिस टाइप की वैल्यूज़ को पाना चाहते हैं उसकी डार्कनेस के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पेंसिल यूज़ करते हैं। हमें पहले प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है कि सेम वैल्यू को हम पूरे एरिया में प्लेस करें अच्छे से। और हमें लेयर वाइज काम करना है ताकि हम अपने पेपर को बहुत ज़्यादा हरेस न करें, जिसकी वजह से फिर अगर उसमें हम और भी लेयर्स ऐड करना चाहें तो वह ऐड नहीं हो। इसलिए हमें लेयर वाइज काम करना है और आराम से पेंसिल को चलाना है ताकि जब हम उसमें लेयर बाई लेयर डार्कनेस ऐड करें तो वह ईजीली ऐड हो जाए और हमें अच्छा इफेक्ट दे। हमें जब भी लगे कि हमारी पेंसिल शार्प नहीं है तो हमें उसको शार्प करते जाना है ताकि जो छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं वह अच्छे से भर सकें और हमें एक कम्प्लीटली फ्लैट वैल्यू मिल सके। नहीं तो जब हम पेंसिल को शार्प नहीं करते हैं तो उसमें कुछ छोटे छोटे डॉट्स रह जाते हैं जिससे कि फ्लैट वैल्यू सही नहीं दिखती है। तो उन डॉट्स को भरने के लिए हम अपनी पेंसिल को शार्प करते रहना है।
अब मैं इधर HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो और छोटे छोटे एरियाज रह गए हैं वह कम्प्लीटली भर जाएं और हमें एक परफेक्ट फ्लैट वैल्यू मिले। अब हम नीडेबल इरेज़र की हेल्प से जो ज़्यादा डार्क एरियाज हैं उनको हम हल्का करेंगे ताकि हमारी फ्लैट वैल्यू कम्प्लीटली फ्लैट रहे। इसी प्रोसेस का यूज़ जब हम अपने आर्ट वर्क को बनाते हैं उस टाइम पे बेस वैल्यू देने के लिए करते हैं। और जब हम अपने आर्ट वर्क में बेस वैल्यू देते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क है और कितनी लाइट है, क्योंकि जब डार्कनेस वाले एरियाज़ में अगर थोड़ी भी लाइट होती है तो वह लाइट वाले एरिया से compete करने लगती है। जब हम फ्लैट वैल्यू देते हैं तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि यह टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आपको अपनी हर एक मिस्टेक को करेक्ट करके इस चीज़ को करना है कि इससे हमारा पेशेंस लेवल भी बढ़ता है और हम इसे अच्छे से जब सीख जाते हैं तो इसमें हम इजीली ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर हम उसको इजीली कर सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में हमें इसे अच्छे से टाइम दे के सीखना है ताकि इन फ्यूचर हमें इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इन सारी चीज़ों को रियल टाइम बनाने का कारण है ये कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं और आप इस प्रैक्टिस के लिए लगभग 150 GSM का पेपर यूज़ कीजिए ताकि आप उस पर अच्छे से लेयरिंग दे सकें और लेयरिंग को समझ सकें, क्योंकि जब पेपर ज़्यादा पतला होता है तो उसमें हम अच्छे से लेयरिंग नहीं दे सकते, उससे हमें अच्छी सी वैल्यूज नहीं मिलती हैं। इसलिए अच्छा इफेक्ट पाने के लिए और अच्छे रिज़ल्ट पाने के लिए आपको अच्छा पेपर यूज़ करना है जो नॉर्मली आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, बस उसकी थिकनेस थोड़ा ठीक हो, क्योंकि जब हम वैल्यूज़ देते हैं तो उस पर हम लेयरिंग का काम करते हैं और कुछ पेपर ऐसे होते हैं कि जिस पर हम अच्छे से लेयरिंग नहीं दे सकते, उस पर ज़्यादा हम डार्क वैल्यू नहीं पा सकते। जैसे मैं इस वैल्यू को करते जा रहा हूँ और इसमें वैल्यू पे ऐड करते जा रहा हूँ और जहाँ मुझे डार्कनेस लग रही है उसको मिटाते जा रहा हूँ। अब भी इस वैल्यू को और भी ज़्यादा मैं सुधार सकता हूँ, तो आपको इसी तरह से जब तक कम्प्लीटली एकदम जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक आपको फ्लैट वैल्यू पर काम करना है। जब आपको सही रिज़ल्ट मिले तभी आपको उसको कंप्लीट करना है। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और एक फ्लैट वैल्यू बनानी है। आई होप कि आपको वैल्यूज़ के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप अपने प्रैक्टिस को अच्छे से कीजिए, फ्लैट वैल्यू की प्रैक्टिस को अच्छे से कीजिए और अपने आसपास की चीज़ों में वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए कि किस पार्ट की कौन सी चीज़ की क्या वैल्यू है। इससे कि आपकी ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होगी और आप अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सकेंगे और आर्ट वर्क में अच्छा रिज़ल्ट दे पाएंगे। अगर आप आर्ट की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।